Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to start a new subject of level 4 which is public law. So public law एक थोड़ा सा challenging subject इसलिए होता है क्योंकि relatively जो बाकी आपके subjects हैं first year में वो specific किसी particular area के ऊपर focus करते हैं but public law covers vast areas in the English legal system जिसके अंदर हमारा पास सबसे important जो discussion आ जाती है that is with regards to the constitution जो कि एक बहुत ही अनकन्वेंशनल सा कॉन्स्टिट्यूशन है बिकॉज इट्स अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन some of the fundamental concepts which are associated with the constitution are also discussed in this particular module. This includes rule of law, separation of powers, parliamentary supremacy. इसी के साथ साथ हमारे पास इंटरनेशनल लॉ का जो इन्फ्लुएंस है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जिसमें ECHR का इन्फ्लुएंस आ जाता है और जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 क्रिएट हुआ उसका जिक्र इसी मॉड्यूल के अंदर भी किया गया है और फिर EU का यानी यूरोपियन यूनियन जिसका UK सिग्नेटरी बना था जिसको जिसको इंडोर्स किया था 1973 में और इवेंचुअली हम देखते हैं कि 2017 के ब्रेग्जिट का जो डिसीजन हुआ रेफरेंडम के थ्रू उसका क्या इम्पैक्ट पब्लिक लॉ के ऊपर आता है तो ये सब्जेक्ट इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेगा। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है पब्लिक लॉ में दैट इज़ कॉल्ड जुडिशल रिव्यू यानी जब आप किसी को गवर्नमेंट के किसी ऑर्गेनाइजेशन को या गवर्नमेंट बॉडी को आप अकाउंटेबल करते हो आप जवाबदेह करते हो थ्रू द प्रोसेस ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स बेसिकली आप अदालत में उस इदारे को लेके जाते हो टू चैलेंज द एक्शंस और द वैलिडिटी ऑफ द एक्शंस तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है इस लॉ के अंदर जो कि हमारी डिस्कशन का पार्ट रहेगा। आज का लेक्चर तो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है पब्लिक लॉ के ऊपर और थोड़ा सा बेसिक आइडियाज़ अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर भी हम तफसील में जाएंगे। तो लेट्स जस्ट क्विकली डाइव इनटू द लेक्चर। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट इज मेंट बाय पब्लिक लॉ मतलब आपको सबसे पहले तो ये डिफर करना आना चाहिए ये पता होना चाहिए कि पब्लिक लॉ वर्सेस जो आपने अभी तक बहुत से लॉज पढ़े हैं दैट इंक्लूड्स प्राइवेट लॉज उसमें क्या फ़र्क है। तो ये जो टर्म्स हैं इनको आप आइडेंटिफाई करें इनको समझें। सबसे पहले पब्लिक लॉ वर्सेस प्राइवेट लॉ तो इन दोनों में क्या फ़र्क है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पब्लिक लॉ को इन फॉलोइंग वर्ड्स में डिफाइन करती है दैट पार्ट ऑफ लॉ दैट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन of central and local government, the relationship between individuals and the state, and the relationships between individuals that are of direct concern of to the state. So public law को उसने लिमिट कर दिया कि रियासत का जो आपस में लॉज जो उसको डील कर रहे होंगे यानी तमाम लेजिस्लेटिव प्रोसेस किस तरह किया जाएगा जो कवानीन बनाने का तरीका क्या है वो क्या होगा। इसी तरह इंडिविजुअल का रियासत के साथ जो आपस में रिश्ता होगा रियासत को अकाउंटेबल करने के लिए वो भी पब्लिक लॉ के अंदर कवर होगा। So it's basically opposite to what the private law is. And according to the Oxford Dictionary, private law is defined as the law that deals with such aspects of relationship between individuals that are of no direct concern to the state. तो आप एक चीज यहां से अप्रिशिएट कर सकते हो कि पब्लिक लॉ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट का नाम है वेयर एज प्राइवेट लॉ इज बेसिकली तमाम वो लॉ जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ जाता है ट्रस्ट लॉ भी आ जाता है उसके अंदर प्रॉपर्टी लॉ भी आ जाता है वो तमाम के तमाम प्रॉपर्टी लॉज हैं क्योंकि उसमें स्टेट का पर से कोई इतना खास लेना देना नहीं है वो एक इंडिविजुअल का रिश्ता है दूसरे इंडिविजुअल के साथ और उसको वो जो है वो सू करके अपने राइट्स को इन्फोर्स कर रहा होता है। हाँ क्रिमिनल लॉ में थोड़ी सी एक्सेप्शन इस चीज़ की आती है क्योंकि क्रिमिनल लॉ इन्फोर्स स्टेट करती है लेकिन रेगुलेट आपका बिहेवियर वो इंडिविजुअल का ही कर रही होती है। रियासत अपने आप के ऊपर पर से क्रिमिनल लॉ जो है उसको इन्फोर्स नहीं करती। सो द फोकस areas that this particular subject talks about, it talks about the UK's constitution जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया, its sources, the principles and structure जिसमें मैंने आपको बताया कि जो प्रिंसिपल्स हैं जैसे रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है या पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का प्रिंसिपल है वो भी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके साथ आपने ये बात जहन में रखनी है क्योंकि अब जब हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं
तो यहाँ पर उन टॉपिक्स से रिलेटेड थ्योरीज भी कवर होंगी जो कि हमारे इसी सब्जेक्ट एरिया के अंदर कवर होंगी। इसी तरह इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के कौन कौन से इदारे हैं, पावर्स, फंक्शंस एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ दोज गवर्नमेंट बॉडीज, वो भी सारी इसके अंदर कवर होंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इस लेक्चर के अंदर, और सॉरी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कवर होगा। सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स, obviously when we talk about constitution of any country or any system, जब भी हम किसी मुल्क के बारे में ख़ास तौर पर बात करते हैं तो एक जो इम्पॉर्टेंट एसेंशियल उसमें एलिमेंट ज़रूर होता है वो है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरह से फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है और आज कौन से लॉज हैं जो इस एरिया को डील करते हैं, आर गोइंग टू बी द सब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। नाउ बिफोर वी डाइव इनटू द लेक्चर फॉर टुडेज डिस्कशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होगी, एक पॉइंट मैं आपको ये जो बुक आपको नज़र आ रही है मेरे पीछे स्क्रीन के ऊपर, दैट इज़ द कोर एसेंशियल रीडिंग। मैंने जिस तरह से आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा थियरेटिकल है और इसके अंदर थ्योरी है, और एक बात और भी जहन में रखें, जो इसका एग्ज़ाम आता है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो लेवल 4 के ऊपर इस एरिया पर जो एग्ज़ाम देती है, दैट फोकस इंटायरली ऑन एसे क्वेश्चन, सो देयर आर नो प्रॉब्लम क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। सो अब क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और वो रिक्वायर करते हैं एनालिटिकल स्किल्स, इसलिए ये बड़ा एसेंशियल एलिमेंट है कि आप इसके लिए, पब्लिक लॉ के लिए जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो आप टेक्स्ट बुक को बहुत ज़्यादा कंसल्ट करो। अगर आप टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं कर रहे, जो रिकमेंडेड रीडिंग है या जो कोर एसेंशियल रीडिंग है, एग्जामिनर is going to find that out through your writing, because वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होगी आर्गुमेंटेटिव और एनालिटिकल स्किल्स को, जिसकी वजह से आपके बहुत ही बेसिक और जेनेरिक मार्क्स आते हैं। अच्छा, एक और बात भी याद रखें कि जब आप इस टेक्स्ट बुक को रीड कर रहे होगे तो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक एंड इट्स ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स बुक। तो जाहिर है आपको शुरू में इसकी लैंग्वेज के साथ एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट कीप इन माइंड कि वंस यू गेट होल्ड ऑफ द रीडिंग आपके लिए रीडिंग आसान होती जाएगी, एंड यू हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर कोर्स स्टडी, बिकॉज जैसे जैसे आपकी स्टडीज़ इंक्रीज होती जाएंगी उस तरह आपके लिए एक बहुत बर्डन बन जाएगा इसी रीडिंग को कंप्लीट करना। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपने पब्लिक लॉ को पढ़ते वक्त ख़ास तौर पर जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो आपने उसको जाके टेक्स्ट बुक से ज़रूर पढ़ना है। दिस इज़ वन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, मुझे एक बहुत पर्सनली एक फेवरेट बुक है पब्लिक लॉ पे, दैट इज़ कॉल्ड हेलियर बार्नेट। वो भी आप एज फर्दर रीडिंग के तौर पर, बार्नेट उसका जो ऑथर का नाम है, आप उसको यूज़ कर सकते हो उस टेक्स्ट बुक को, एंड दैट विल बेनिफिट योर आर्ग्यूमेंट्स वे अलॉट, और ताकि आपके आंसर्स जो आप डेवलप करोगे एसेज वो एनालिटिकल और एवेल्युएटिव स्किल्स को डिपिक्ट कर सकें। नाउ द इंट्रोडक्शन, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी आइडिया, जब हमें ये पता लग गया कि पब्लिक लॉ डील्स विद द इश्यूज ऑफ स्टेट एंड इंडिविजुअल, द इशू बिटवीन द स्टेट एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। अब आपको ये तो बेसिक आइडिया होगा ही कि रियासत के 3 पिलर्स होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं, दैट इंक्लूड्स the legislation or the legislature, sorry. The second one is the judicial branch, which has the function of adjudication, or the judiciary simply, and then we have the executive. So basically the government of the time is referred as the executive. तो ये जो 3 आपके इदारे हैं जिसके अंदर हमारे पास legislature, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, इन तीनों का जो आपस में रिश्ता है वो भी यही लॉ डील कर रहा है कि किस तरह से ये आपस में एक दूसरे के साथ काम करेंगे, फंक्शन करेंगे, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके रोल्स क्या हैं, वो सारा कुछ बेसिकली यही एरिया डील करता है। नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसी सब्जेक्ट को मुख्तलिफ नाम से भी पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी कहा जाता है, कुछ में इसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी कहा जाता है, और कुछ में इसको सिंपली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी कहा जाता है। ये सारी टर्म्स बेसिकली इसी एरिया को कवर कर रही हैं, बट एज वी स्पीक ऑफ द टर्म पब्लिक लॉ इट इनकम्पसेस मच वाइडर एरिया
because it not only talks about the constitutional law in England, but also it talks about the administrative law, it talks about the fundamental rights which are enshrined within the constitutional framework of UK. तो वो सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी. अब हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन. सो अब हमें ये समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. When we talk about the constitution, एक तो लिटरल मानी दो चीज़ों के ऊपर हो सकता है, वो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर अंग्रेजी के अंदर इसका मीनिंग्स देखे जाएं तो दो बिलखसूस आपको मीनिंग्स नजर आएंगे. पहला मीनिंग तो बहुत ही लिटरल मानी में दिया जाता है, वो हमारे से यहाँ पर रिलेटेड नहीं है, एंड दैट इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स टू फॉर्म समथिंग, टू मेक समथिंग. वो यहाँ पे हमारा मीनिंग नहीं है. बट अगर आप सिंपलिस्टिक वे में इसका एक ऑल्टरनेटिव meaning लें तो constitution is set of rules governing how the members of a group or organization should behave. तो basically constitution एक ज़ाब्ता है, एक set of rules हैं. वो हर इदारे के हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं, किसी घर का कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है जहां पर एक घर के कुछ कवानीन होंगे, जो भी एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की जहां जरूरत पड़ेगी और वहां पर कुछ एसरटेन्ड रूल्स डेवलप हो जाएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहला सकता है. द वे दोज इंडिविजुअल्स विल बिहेव, उन्होंने किस तरह से आपस में फंक्शन करना है, काम किस तरह करना है, किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फॉर एग्जाम्पल एक घर के अंदर इफ one person is responsible to do the dishes, the other person is responsible to get the groceries, the third person is responsible for cooking. So the constitution, the set of rules will tell the function of each individual person. इसी तरह अगर हम एक कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, एक ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो हम देखते हैं कि उस इदारे के अंदर जो जो जिसका रोल होगा और उस रोल के तहत उसने आपस में काम करना है, फंक्शन करना है, वो सारा कुछ उसके आइन के अंदर दर्ज होगा, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दर्ज होगा. बट व्हेन वी स्पीक ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन विद रिगार्ड्स टू अ कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज वेरी डिफरेंट. एज इट स्टेट्स हियर, इट्स अ वेरी डिफरेंट आइडिया. इट इज सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग हाउ अ कंट्री ऑपरेट्स एंड हु मेक्स द रूल्स. तो ये ना सिर्फ ये बताता है कि उस कंट्री का गवर्नेंस का सिस्टम कैसे होगा, कौन से रूल्स उसको अप्लाई कर रहे होंगे, बल्कि वो ये भी बताता है कि कौन इस इख्तियार को रखता है कि वो उस कंट्री के रूल्स को डिक्टेट करे, कौन उस कंट्री के रूल्स को बनाए. यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉवरन हियर, कि हर मुल्क का जाहिर सी बात है एक सॉवरन होगा. अब वो सॉवरन ये सारे फैसले करता है कवानीन बना के कि भाई लॉ बनना कैसे है, किसने बनाना है, और फिर किस बॉडी का क्या फंक्शन है. वो सारा का सारा जो है वो एक इदारे के पास ये इख्तियार होगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू इंक्लूड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स. सो किसी भी आइन के अंदर जो सबसे बेसिक काम होता है ये है कि जिस रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन को, जिस लिम्ब को आपने ये इख्तियार दिया है कि उस पूरे सिस्टम को चलाए, द गवर्नमेंट, उसने किस तरह से फंक्शन करना है, उसकी फॉर्मेशन किस तरह से होगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी किस तरह होगी, वो जवाब दे के इसको होगा. ये सारा जो मामला है ये एक आइन के अंदर लिखा होगा. द रोल एंड द पावर ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द स्टेट. जिस तरह मैंने जिक्र किया कि तमाम जो ब्रांचेस हैं उनका आपस में क्या इंटरेक्शन होगा, किस तरह से वो आपस में ओवरलैप करेंगी, वो भी सारा कुछ इसी आइन के तहत लिखा जाएगा. और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको पता है कि स्टेट के साथ एक इंडिविजुअल का जो एक कॉमन थ्योरी है, मैं आई नो कि इट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और मैं इसकी डिबेट में तो अभी तो नहीं जा रहा, बहुत ही इनिशियल डिस्कशन है एट दिस पॉइंट, बट जनरली द आइडिया इज दैट वी आर एज सिटीजन्स वी हैव अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद आवर स्टेट. अब ये थ्योरी इसके किसने दिया, इसको थॉमस हॉब्स ने ओरिजिनली प्रेजेंट किया था अपनी एक किताब लेवाइथन के अंदर. मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है नहीं ठीक, उसकी क्या खामियां हैं, किस तरह से बाद के ऑथर्स ने उसको डेवलप किया. बट आप एक बात ये जहन में रख लें कि आज जो मॉडर्न फिलॉसफी है एक इंडिविजुअल और स्टेट के दरमियान के रिश्ते की, गवर्नेंस की, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस के ऊपर है. और वो ये कहती है कि बेसिकली इंसान का, यानी मेरा और आपका रिश्ता जो है वो रियासत से एक समाजी माहदे की मानंद है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की मानंद है, जिसमें
हमें शायद रियासत से बहुत ज़्यादा कोई लगाव शायद ना भी हो और ना ही रियासत को हमसे कोई लगाव हो, लेकिन दर हकीकत ये एक राइट्स और रेसिप्रोसिटी ऑफ राइट्स का रिश्ता है, जिसमें कुछ राइट्स मुझे दिए जा रहे हैं एज इंडिविजुअल और रियासत के लिए मैं कुछ राइट्स अपने गिव कर रहा हूं, मैं अपने राइट्स सरेंडर कर रहा हूं। और इस रिश्ते को जो मेरा और आपस में सिटीजन्स का है और इसी तरह सिटीजन्स का फिर इवेंचुअली स्टेट के साथ है, इस रिश्ते को दर हकीकत सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो जो राइट्स ऑफ सिटीजन्स हैं, ये किस तरह से जो स्टेट्स हैं, जो रियासतें हैं, वो किस तरह अपने इंडिविजुअल को ये राइट्स प्रोवाइड करती हैं। नाउ एक और बात यहां पर ही मैं आपको बता दूं कि जिस तरह मैंने जिक्र किया कि कॉन्स्टिट्यूशन हर मुल्क का होता है जनरली, और उसकी नेचर वेरी कर सकती है, उसकी फॉर्म डिफर कर सकती है, लेकिन दर हकीकत कॉन्स्टिट्यूशन वो सेट ऑफ रूल्स हैं, वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जिसके तहत वो मुल्क फंक्शन करेगा। तो फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री कि किस तरह से रियासती इदारों ने आपस में इंटरेक्ट करना है, जुडिशरी का क्या रोल है, एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, एग्जीक्यूटिव अगर कोई गलत काम करता है तो उसको अकाउंटेबल कैसे किया जाएगा, ये तमाम के तमाम जो सवालात हैं, इनका जवाब बेसिकली आपको कॉन्स्टिट्यूशन या पब्लिक लॉ के अंदर मिलेगा। Now, when we speak of the term British Constitution, now obviously we are concerned with the idea that is, related to the English legal system, and as I said, that it has its own history. The Constitution of UK, often also referred to the British Constitution, is an unusual one. So it's a very unique constitution that is uncodified. The reason it's unique is because normally as we speak of Pakistan, जब भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं, so the current constitution that is in place is the 1973 constitution. And if you are, you go on Google and you write Constitution of Islamic Republic of Pakistan of 1973, immediately that will pop up and you can, literally download it. It has certain articles and you read those articles and you find the chapters within the constitution that focuses on the parliament, that focus जिसको हम मजलिस शूरा कहते हैं। इसी तरह प्रेसिडेंट की पावर्स अपनी डिफाइंड हैं, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स अपनी डिफाइंड हैं, हाई कोर्ट की पावर्स अपनी डिफाइंड हैं। सो हर चीज एक बड़े ही सिस्टमैटिक और कोडिफाइड बैनर के अंदर उस एक आइन के अंदर दी गई है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की भी हम बात करें तो वो भी एक कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी कोई किताब नहीं मिलेगी आपको। ये नहीं है कि if you write down on the Google what is the British Constitution, there is something that you can download in form of a one collected book. ऐसे बिल्कुल नहीं है, because it's an uncodified constitution. So unlike the vast majority of democratic nations, states, Israel and New Zealand being other exceptions, the UK has no single document that comprises इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूके का दर हकीकत कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते भाई ये डॉक्यूमेंट है दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, इट हैज मल्टीपल सोर्सेज एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू इनिशियली डिस्कस। देयर इज नो बुक और डॉक्यूमेंट entitled the British Constitution. Instead, the Constitution is located in variety of sources. So you will see that there are both legal and non-legal sources, written and unwritten sources that comprises of what we call as the British Constitution. So this is why the idea in the English legal system of the Constitution is very unique. It's very different from the rest of the world. So if you look at the legal definition of the term constitution that is provided by the House of Lords Select Committee. Now I will talk about the House of Lords later on lecture के अंदर। again थोड़ी सी basic बात के ऊपर वापस चले जाते हैं। You have to remember three organs of the state: the legislature, which is the law-making body, or in English legal system we simply refer it to the parliament, that comprises of two houses, the House of Commons and the House of Lords. इनके इसके बारे में भी हम बात करेंगे ब्रीफली। आज के ही लेक्चर में शायद थोड़ी सी और बात हो जाए इस बारे में, बट अगेन इस कोर्स के अंदर पूरा एक चैप्टर है जो कि इन दोनों हाउसेस को डील करता है। इसमें कौन लोग बैठते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या कितनी ड्यूरेशन होती है इसकी, किस तरह इसके इजलास वगैरह होते हैं, ये सारी बात हम लोग करेंगे। तो हाउस ऑफ लॉर्ड की एक सिलेक्ट कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को 2001 में इस फॉलोइंग वर्ड्स में डिफाइन किया था। दिस सेज द सेट ऑफ laws, rules, and practices that create the basic institutions of the state and its component and related parts, and stipulate the powers of those institutions and relationship between
different institutions and between those institutions and individuals. So तो बड़ी comprehensive किस्म की definition है जो इस select committee ने आपको offer की है. Again वो मतलब इसका crux क्या है कि ये basically set of rules, laws हैं जो कि और प्रैक्टिसेस हैं जो कि तमाम रियासती इदारों यानी इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट और उसके रिलेटेड कंपोनेंट्स से रिलेटेड उनकी पावर्स और उनका आपस में जो रिश्ता है, उनका जो रिलेशनशिप है, जो आपका वर्ड है, अगेन इसको आप देखें, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. दिस इज द वेरी आइडिया कि आपस में किस तरह से उन्होंने एक हार्मोनियसली तरीके से काम करना है, वो तमाम का तमाम इस कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली आपको दिया होता है. तो ये आपके सामने एक लीगल डेफिनेशन भी, अगर हम इंग्लिश लीगल सिस्टम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं, इफ यू वांट टू फ्रेम द लीगल डेफिनेशन, दैट दिस इज द डेफिनेशन यू कैन एक्चुअली यूज. नाउ when we talk about the constitution, तो आपको ये जो terminologies हैं इनका पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. What is the difference between a written versus an unwritten constitution, republican versus monarchical constitution, a federal versus unitary constitution, and similarly we have flexible versus a rigid constitution. So just a second, sorry. हाँ, so rigid constitution as well. So इन सारी चारों टर्मिनोलॉजीज जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं और इनका आपस में जो कंपैरिजन है, यू शुड बी एबल टू ड्रॉ आउट दिस कंपैरिजन विद वन अनदर. सो अब हम इन स्लाइड्स के अंदर, इस डिस्कशन के अंदर जो कि आपको पीछे स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, अब हम एक एक उस टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते जाएंगे जो कि इनके अंदर डिफरेंस हमें एक्सप्लेन कर रही है. सो दुनिया के अंदर जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वी हैव टू सेट ऑफ आइडियाज जो आपको नजर आते हैं. इन सम कंट्रीज देयर इज अ कोडिफाइड और अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देन देयर इज एन अनरिटन वन. सो ब्रिटेन की सबसे सिंपल मिसाल मैंने जैसे पहले ही दी थी, पिछली स्लाइड्स के अंदर दी थी, कि अगर आप यू जस्ट सिंपली राइट ऑन गूगल दैट व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, the answer would be the Constitution of 1973, a book which you can download, a book you can buy from the market, and so forth. Similarly, if you write in US, again a place जहां पर एक codified और written constitution है, वहां पर आपको simply एक टाइप करना है what is the US Constitution, and suddenly all this the law that is contained within the Constitution will be opened in front of you in a very systematic manner which is written. तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस अनरिटन. अनरिटन बेसिकली यूके का है जहां पर एक कोई किताब नहीं है, कोई एक सिस्टम नहीं है जो आपको बता रहे भाई ये है कॉन्स्टिट्यूशन. वहां पर मल्टीपल सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज से वो आइन बेसिकली डिराइव कर रहा है और वो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं. तो थोड़ा सा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिलेटिवली आसान है, उसको एसरटेन करना वो ज्यादा क्लियर है एज कंपेयर टू अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन फिर अनरिटन के होने की वजह से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट बहुत ज्यादा मौजूद है. सो इफ यू लुक एट दीज पॉइंटर्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, आप देखें यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, पॉलिटिशियंस or the statements try to codify all important laws and rules. Single document होगा basically. Ideas derived from other states such as the USA and France. No one type of constitution. Obviously एक तरह का तो नहीं होता, ये कोई एक चीज नहीं है, किताब नहीं है जो सारों के अंदर आपने कॉपी पेस्ट करनी है. लेकिन जाहिर सी बात है एक आइडिया है कोडिफाइड लॉ का जो एक बुक के अंदर से ड्राइव हो रहा होगा. इंडिया के अंदर भी कोडिफाइड या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान के अंदर भी है. हालांकि हम लोग ब्रिटिश कॉलोनीज रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अमेरिकन मॉडल को अडॉप्ट किया हुआ है व्हेन इट कम्स टू अ written constitution. On the other hand, we have the uncodified constitution, which is there in UK, New Zealand, and Israel. Different sources of laws, collection of constitutional statutes such as the Human Rights Act, the European Communities Act, the Constitutional Reforms Act 2005. There are multiple constitutional acts of parliament और legislative instruments जो कि उसको आइन का दर्जा रखते हैं. लेकिन आप देखोगे कि they are, there is a debate in the English system that whether those are some special type of acts of parliament or whether they are ordinary legislation जो कि simple majority के साथ change हो सकती है. Eventually the answer I think is more towards the later part जो मैंने कहा है कि एक simple legislative instrument है
दैट मेक्स द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वेरी फ्लेक्सिबल, बिकॉज कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी गवर्नमेंट इवेंचुअली जो कि सिंपल मेजोरिटी रखती है वो लेके आना चाहती है या रिपील करना चाहती है तो वो कर सकती है। उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस तो हो सकते हैं बट प्रैक्टिकली दे आर इंटाइटल्ड, दे कैन डू दैट। सो द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, अब इसमें यहाँ पे मैंने 17th सेंचुरी ओलिवर क्रॉमवेल इस तरह लिखा हुआ है कि बेसिकली आपको पता है कि प्रायर टू द 1750s इशू ये था कि the king, the rex, the sovereign was enjoying all the power because there was this notion in Christianity that was validating the power of the kings to be the monarch, the absolute sovereign within the system, and that is known as the divine right of kings. So basically, the divine right of kings means that the king is the reflection of God on the place of earth. So who, and that king has the right to make any laws for the state and everything. So उसको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं था until the 1750s, जहां पर इंग्लिश सिविल वॉर ब्रेक करती है 1730s के अंदर, 1731 टू बी प्रिसाइज टू 1751। ये 20 साल एक बहुत लंबा अरसा था जिसके अंदर मुख्तलिफ लोगों ने रिवोल्ट किया किंग के ख़िलाफ़, रॉयलिस्ट के ख़िलाफ़। जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनका ये मानना था कि पार्लियामेंट इज़ बिकॉज बाय द विल ऑफ द पीपल जो है वो पार्लियामेंट है, और डेमोक्रेसी के लिए ये एसेंशियल होता है कि विल ऑफ पब्लिक को रिफ्लेक्ट किया जाए when it comes to the law making. So basically parliamentarians ने ये जंग की, और इसमें इवेंचुअली जो है पार्लियामेंटेरियंस were able to convince the royal family, convince the monarch कि भाई वो अपनी पावर्स को कम करता जाए to an extent कि आज जो है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हम कहते हैं इंग्लैंड को, लेकिन उसमें जो किंग का रोल है या जो क्वीन का रोल है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही सिंबॉलिक किस्म का रोल है। वो कोई भी पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेरेंस बहुत कम करती है, लीगल मैटर्स में जो क्राउन है वो बहुत कम इंटरफेरेंस करता है, और नॉर्मली जो कन्वेंशंस बनी हुई हैं, जो तौर तरीके बने हुए हैं, उनको फॉलो करके जो है वो निज़ाम चल रहा है। तो जो बात हो रही थी, अनकोडिफाइड एक ऐसा निज़ाम है जहाँ पर कोई एक किताब नहीं है, एक कोई एरिया नहीं है जहाँ से लॉ सिर्फ उसका ओरिजिन और उसका आप सोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। मुख्तलिफ सोर्सेज से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉर्म हो रहा है, जैसे यूके के अंदर है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, कन्वेंशंस भी हैं, रॉयल प्रोग्रेटिव भी है, वगैरह वगैरह। वेयर एज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेयर जहाँ पर एक ही जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, कोडिफाइड है, उसकी सीक्वेंस बनी हुई है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तीनों जो हैं वहां पर आपको कोडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस मिलेंगे। इसी तरह there is another important discussion with regards to the Republican versus monarchical system ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। रिपब्लिकन इज दैट देयर इज नो मोनार्क, सो रिपब्लिक बाय द पीपल होता है। वन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, कांग्रेस गिवन सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पावर, फ्रांस, यूएसए, पाकिस्तान और ऑल ऑफ द रिपब्लिकन सिस्टम्स, यहाँ पर तमाम जो हैं हेड ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट्स द नेशन एज अ होल। तो ये भी इसका एक सेलिएंट फीचर है। रिपब्लिकन सिस्टम के अंदर बेसिकली जो रॉयल जो आइडिया है या जो मोनार्क का आइडिया है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं, वो पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेनिटी रखती है मुख्तलिफ सिस्टम के अंदर। अब जिस तरह यूएस है उसके अंदर कांग्रेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सेनेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी नेशनल असेंबली या सेनेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो प्रेसिडेंट है वो एक हेड ऑफ स्टेट ज़रूर होता है लेकिन उसको सिंबॉलिक पावर्स दी जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड जो मोनार्कियल सिस्टम है उसके अंदर किंग या क्वीन होती है, अनइलेक्टेड होती है, रेन ओवर देयर सब्जेक्ट्स। तो जैसे आप देखते हैं सऊदी अरेबिया में भी आपको एक मोनार्कियल सिस्टम है क्योंकि वहाँ पर रॉयल डिक्रीज दिए जाते हैं बाय द क्राउन, वो लॉ मेकिंग की पावर रखता है। राइट नाउ दी पर्सन आई थिंक इट्स मोहम्मद बिन सलमान जो कि रॉयल डिक्रीज को देता है। यूके इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, लॉर्ड बिंगम कहते हैं इस बारे में, The political power of the monarch has diminished to a vanishing point, since the personal directions which remain are very limited, must be exercised according to clearly understood principles and cannot be regarded as an exercise of an independent power in any ordinary sense. तो basically Lord Bingham का ये कहना है कि अब हालात इस जगह पर आ चुके हैं कि जो पावर है मोनार्क की वो इतनी के ख़त्म हो गई है, इतनी डिमिनिश हो गई है, इतनी कम हो गई है कि एक मतलब
नॉन एग्जिस्टेंट किस्म की बात है कि यार जो मोनार्कियल पावर है उसमें किंग के पास कोई सॉवरन राइट है किसी भी तरह से कि वो अपना खुद से लॉ क्रिएट कर सके, वो बहुत ही अकाउंटेबल किस्म का सिस्टम बनाया गया है। और उसमें ऑल्दो कि अकाउंटेबिलिटी इन नेगेटिव सेंस नहीं है, बेसिकली थ्रू लॉन्ग यूज ऑफ कन्वेंशंस है कि किंग अपनी पावर्स को कभी भी ट्रांसग्रेस नहीं करेगा। इसी तरह प्रोग्रेटिव पावर्स जो किंग के पास अपनी खुद पावर्स होती हैं वो मोनार्कियल सिस्टम के अंदर हमें एक कॉमन फीचर के तौर पर नजर आती हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट अनदर टर्म, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र हो रहा होता है तो ये भी टर्म कॉमनली यूज या रेफर की जाती है, दैट इज फेडरल सिस्टम वर्सेस यूनिटरी सिस्टम। तो ये आपको अगेन एक टर्म का पता होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ फेडरल वी हैव द प्लेसेस सच एज, जिस तरह पाकिस्तान में भी फेडरलिज्म है, यूएस में फेडरलिज्म, जहाँ पर बेसिकली आपके पास प्रोविंसेस आ जाते हैं, स्टेट्स आ जाती हैं, एक बहुत लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवर कर रहा होता है, तो वहाँ पर फेडरल सिस्टम होता है जो ओवरलुक कर रहा होता है टू द प्रोविंशियल सिस्टम और टू द सिस्टम ऑफ द स्टेट्स। जिस तरह अमेरिका में है कि स्टेट्स का लॉ अलहदा है और फेडरल का लॉ अलहदा है, इसी तरह पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट का लॉ अलहदा है, स्टेट्स का लॉ जो आपकी प्रोविंसेस हैं, पंजाब, केपी, सिंध, बलूचिस्तान, इनकी अपनी अपनी असेंबलीज हैं और वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं और उनके लिए अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं वो लॉ क्रिएट कर रही होती हैं। सो डिफिकल्ट टू गवर्न ओनली विद वन सेंट्रल गवर्नमेंटल सिस्टम, डिविजन्स बिटवीन प्रोविंशियल और द स्टेट्स, यूएसए, पाकिस्तान, कनाडा, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कैन एट टाइम्स अराइज। उसकी वजह ये हो सकती है कि ऑल्दो कि उसमें कोशिश की जाती है कि कभी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना किया जाए, और अगर आए तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जो आपकी जुडिशरी है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर एक फेडरल लॉ है और एक आपके पास स्टेट लॉ है या प्रोविंशियल लॉ है, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है। एक पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है इस डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम यूनिटरी सिस्टम की बात करें तो द फर्स्ट इट्स नॉर्मली यूज्ड एज अ वन यूनिट सिस्टम। बेसिकली तमाम एक ही रिस्पॉन्सिबल बॉडी होती है। इट्स फॉर द स्मॉलर जियोग्राफिकल एरियाज, easier to govern with just the central government such as the Ireland or the UK system. Weaker local governments, UK is a majority unitary system। लेकिन उसके अलावा एक नई चीज़ जो इसमें ऐड होती है, दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, इज़ दी कॉन्सेप्ट जो कि लेटर ऑन हमने जाके देखा है, बिकॉज यूनाइटेड किंगडम है, इट्स अ कंसोर्शियम ऑफ 3 किंगडम्स, वी हैव नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक डेवोल्यूशन का प्रोसेस किया गया है जहाँ पे डिवॉल्व की गई हैं पावर्स towards the पार्लियामेंट ऑफ स्कॉटलैंड, टूवर्ड्स द पार्लियामेंट इन नॉर्दर्न आयरलैंड के पास कुछ पावर्स दी गई हैं। सो जो डेवोल्यूशन है वो भी पब्लिक लॉ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कौन कौन सी वो एरियाज हैं जहाँ पर पावर्स को बेसिकली जो है वो इन एरियाज को फर्दर डेलीगेट किया गया है। सो इसी तरह एक और बड़ी हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है, फ्लेक्सिबल वर्सेस रिजिड। ये भी हमारे लिए समझना इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है बिकॉज व्हेन वी स्पीक ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन versus unwritten or uncodified constitution, this is a term that is often used. When we talk about a written constitution, normally that is more rigid. Rigid means सख्त है, उसको तब्दील करना मुश्किल हो जाता है। So when the rigid constitution is one where there is less room or no room for the amendment of the constitution, mostly with the states that have a written constitution, conflict between branches of state such as US are oftenly more common. Especially अभी आपके सामने एक एग्जांपल भी मैंने लिखी है कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि हर स्टेट ने यूएस के अंदर अपना गन लॉ बनाया हुआ है। टेक्सास का जो इशू है, हालांकि जो फेडरल उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं, उसकी जो सेकंड अमेंडमेंट है वो आपको बहुत क्लियरली बता रही है कि राइट टू बेयर आर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है। लेकिन हर स्टेट ने उसके ऊपर उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट तरीके से की हुई है, तो वहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ आते हैं।
क्योंकि आइन इतना ज़्यादा रिजिड है कि उसको चेंज करना, सेकेंड अमेंडमेंट को छेड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऑल्दो कि एक सीरियस इशू यूएस पॉपुलेशन काफ़ी देर से फेस कर रही है, दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू द गन वायलेंस, स्पेशली इन स्कूल्स एंड इन अदर प्लेसेस। हमने देखा है बहुत सी मैस शूटिंग्स हुई हैं जिसमें बहुत से लोगों की जानें गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आइन को तब्दील करना काफ़ी मुश्किल है यूएस लेजिस्लेचर के लिए। ऑन दी अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जो अगेन एक रिटन और कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफ़ी हद तक रिजिड है। अगर हम आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो बेसिकली हम देखते हैं कि वो कहता है कि जब भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की जाएगी विद द 2/3 मेजॉरिटी, क्योंकि जब आपने आइनी तरमीम करनी है, आइन के अंदर तरमीम करनी है, तो दैट अमेंडमेंट कैन नॉट बी डन विद अ सिंपल मेजॉरिटी अनलाइक एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो जब आपकी पार्लियामेंट ने पाकिस्तान में कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए तो वो सिंपल जो है वो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, दैट मीन्स 51% ऑफ द हाउस अगर मौजूद होगा तो वो सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना सकते हैं। बट अगर आइन के अंदर तरमीम करनी है तो इट नीड्स 2/3 मेजॉरिटी, और 239 बेसिकली कहता है कि उसको भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, ऑल्दो की इंटरप्रिटेशन उसकी सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंटली की हुई है। आई एम नॉट गोना गो इनटू द डिस्कशन ऑफ दैट, वो एक अलग डिटेल डिस्कशन हो जाएगी। लेकिन बात जो मैं करना चाह रहा था कि आप देखें कि पाकिस्तान के आइन के अंदर भी जो तरमीमें हैं वो लाना, अमेंडमेंट्स लाना, इट्स नॉट दैट ईजी, और इसी वजह से 73 में आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो 26th अमेंडमेंट जो लाई गई हैं वो उसके लिए बड़ा कंसेंसस चाहिए होता है। जिस तरह आपको एक बड़ी फेमस उसका पता होगा 18th अमेंडमेंट या 21st अमेंडमेंट जो कि मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश कर रही है, तो उस चेंज को लाना इज नॉट दैट सिंपल अनलेस दैट इवन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन भी सेम पेज के ऊपर हो, तो ये सिस्टम को रिजिड बना रहा है। ऑन दी अदर हैंड जो इंग्लिश लीगल सिस्टम है वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अनकोडिफाइड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो द सिस्टम इज मोर फ्लेक्सिबल, देयर इज मोर रूम टू मैनूवर and improvement, changing the power of the state etc is easier. For example UK the devolution is a prime example कि सिंपल एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू जो है वो डिवॉल्व की गई अपनी पावर्स जो हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, वो आगे जो स्कॉटिश पार्लियामेंट वगैरह को दी। इसी तरह जो यूके का ईयू को ज्वाइन करना और उसको एग्जिट करना रिलेटिवली बड़ा आसान हो गया, बिकॉज इट रिक्वायर्ड अ सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जब इंक्लूड करना था तो हमारे पास द यूरोपियन कम्युनिटीज एक्ट 1972 जिसको हम ईसीए बोलते हैं, ईसीए 1972, दैट वाज 1972। सो ईसीए जो था दैट वाज द यूरोपियन कम्युनिटी एक्ट जिसने ज्वाइन करवाया, और फिर इसी तरह विड्रॉल अग्रीमेंट एक्ट है 2020 का जिसने एग्जिट करवा दिया। सो ये दो एक्ट्स हैं, सिंपल पार्लियामेंट ने उनको पास किया विद अ सिंपल मेजॉरिटी, एंड दिस इज व्हाई द एग्जिट फ्रॉम द यूनियन वाज रिलेटिवली वेरी इजी। इसी तरह ह्यूमन राइट्स एक्ट जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखते हो कि अगर कल को कोई गवर्नमेंट आती है और उसको चेंज करना चाहती है, एचआरए को इम्प्रूव करना चाहती है, तो उसको तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए और वो किसी भी तरह से कर सकती है। इसी का मैंने पहले जिक्र कर दिया। सो बताने का मकसद ये है कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं, लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज मच मोर फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑफ इट्स अनकोडिफाइड नेचर। तो ये जो डिबेट है रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल की, ये एक इंपॉर्टेंट डिबेट है दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी टॉक अबाउट कोडिफाइड वर्सेस अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट। जिस तरह मैंने लेक्चर के स्टार्ट के अंदर कुछ बात की थी कि कुछ बेसिक आइडियाज हमें पता होने चाहिए कि इंग्लिश लीगल सिस्टम के अंदर जब हम बात करते हैं 3 पिलर स्ट्रक्चर की, जिसमें जो पावर है उसकी ट्राइकॉटमी है, वो 3 जगह पे डिवाइड हो रही है। दैट इज द लेजिस्लेचर विच इज द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस इज द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लोअर हाउस इज हाउस ऑफ कॉमन्स। इसी तरह इंग्लिश जुडिशरी में लोअर कोर्ट्स भी हैं, कोर्ट ऑफ अपील है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सारा एक जुडिशल स्ट्रक्चर है। हिस्टोरिकली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन referred as the House of Lords, वो भी हम इस पर्टिकुलर
सब्जेक्ट के अंदर बहुत डिटेल में कवर करेंगे कि 2005 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट आया तो सेपरेशन ऑफ पावर्स को कैसे इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्रिएट की गई थी। याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट से पहले यानी 2005 के लॉ आने से पहले, और एक्चुअली उसकी इन्फोर्समेंट 2009 में हुई थी, उससे पहले द जुडिशल कमेटी ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड वाज द अपेक्स कोर्ट, जो हाईएस्ट कोर्ट थी इंग्लिश लीगल सिस्टम के अंदर, वो बेसिकली हाउस ऑफ लॉर्ड की जुडिशल कमेटी थी। नाउ ऑल्दो द यूके हैज अ सुप्रीम कोर्ट, इट इज नॉट द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात आपने जहन में रखनी है। इन पाकिस्तान, मैं कंपैरेटिव एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको थोड़ा सा पाकिस्तान का भी नॉलेज हो एंड इसी तरह आप उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सको इंग्लिश लीगल सिस्टम के साथ। या यूके यूएस की भी अगर हम बात करें तो यूएस में पार्लियामेंट एंड पाकिस्तान में पार्लियामेंट पर से इज नॉट सुप्रीम। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन कहता तो ज़रूर है, लेकिन ये बात ज़रूर आपने जहन में रखनी है कि in Pakistan, because we have a codified constitution, similarly in US there is a codified constitution, अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है that conflicts with the constitution, then the courts have this duty to declare that new law ultra vires, which means against the law, against the constitution. So यहाँ पर हमारे सिस्टम्स में, यूएस में, पाकिस्तान में, इंडिया में, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, इट्स नॉट द पार्लियामेंट। बट अगर हम ब्रिटिश सिस्टम की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर, या इंग्लिश सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी पर से नहीं है, बिकॉज पार्लियामेंट के पास वो इख्तियार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर सकती है। तो वहाँ पर पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये दो इदारे सुप्रीम हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है दैट इज सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट एंड डज नॉट हैव द पावर टू चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। सो ये बात जहन में रखें कि पार्लियामेंट ने अगर एक वैलिड लॉ बना दिया यूके के अंदर, मतलब अपनी दोनों हाउसेस से उसको पास कर लिया, रिगार्डलेस के वो लॉ कितना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ह्यूमन राइट्स के साथ, वो फिर भी वैलिड होगा। सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को चैलेंज नहीं कर सकती, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज नहीं कर सकती। मेयरली जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ ये असेस कर सकती है कि क्या आया जो प्रॉपर प्रोसीजर था लॉ मेकिंग का, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स थे, जिस तरह से सिलेक्ट कमेटीज के अंदर डिबेट हुई, जो वर्किंग पेपर्स थे, वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ। इसके अलावा जो उसके मेरिट्स हैं लॉ के, उसको अप्रिशिएट बेसिकली कोर्ट का इख्तियार नहीं है, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट इज बेसिकली अंडर द पार्लियामेंट इन यूके, whereas in Pakistan the Supreme Court is the creation of the Constitution। तो उनका जो ओथ है वो बेसिकली आइन को प्रोटेक्ट करने का है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का है अदालत का। सो थोड़ा सा ये एक मेजर डिफरेंस है जो एनालॉजी के लिए हमारे लिए समझना बड़ा ज़रूरी होगा। इसमें एक और बात भी है कि जब से यूके ने एंटर किया था ईयू के अंदर 1973 में, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, ईसीए 1973 के बाद से हम देखते हैं कि जो एक सुप्रीमेसी थी पार्लियामेंट की वो काफ़ी हद तक चैलेंज हो गई थी बिकॉज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन विद इन द सिस्टम ऑफ द यूनियन। और यूनियन का, यूरोपियन यूनियन का जो एक आइडिया था सुप्रीमेसी ऑफ ईयू लॉ का, वो नज़र आता है हमें मुख्तलिफ केसेस में जहाँ पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट आया between the law that was made by the parliament, the national parliament of UK, and the law that was coming from the EU। एंड इवेंचुअली फिर ये एक सेटल्ड लॉ बन गया था कि वेन एवर देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईयू लॉ एंड नेशनल लॉ, ईयू लॉ विल प्रिवेल। तो सुप्रीमेसी ऑफ ईयू लॉ अपहोल्ड किया गया इन मल्टीपल डिसीजंस, बी इट द फैक्टर टेम डिसीजन और सो मेनी अदर केसेस। लेकिन हम देखते हैं कि जब से ब्रेग्जिट हुआ है, इनफैक्ट जो एक्स पार्टे मिलर का केस है 2017 का सुप्रीम कोर्ट का, उसने भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि ईसीए में दाखिल करने का इख्तियार क्योंकि पार्लियामेंट को था, तो अब एग्जिट करना है तो वो भी इख्तियार पार्लियामेंट के पास है, बिकॉज पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम बॉडी। इसी तरह एक बड़ा मेजर इन्फ्लुएंस है सुप्रीम कोर्ट का के ऊपर डिसीजंस ऑफ ECTHR। ECTHR
ECHR की जो है अदालत का नाम है द यूरोपियन कोर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट, इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ऑल्दो कि ये बाइंडिंग फॉर्म में यूके के ऊपर अप्लाई तो नहीं करते, लेकिन द कोर्ट्स देन टेंड टू गिव appreciation to the decisions of the ECTHR. Rather, the language the court uses in several cases in Chester versus UK, Al Khawaja versus UK, is that we will take into account to the decisions of the ECTHR. So very important area again for the influence to the courts, English courts के ऊपर क्या ECTHR का influence है, क्या EU का influence है, सारा कुछ इसी subject के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस होगा। Similarly parliament, basically parliament के जिस तरह मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी है इंग्लिश लीगल सिस्टम के अंदर, और ट्राइकोटमी ऑफ पावर के अंदर सबसे ज़्यादा पावर होल्ड पार्लियामेंट कर रही है, मेन लॉ मेकिंग बॉडी है। आज आफ्टर दी जो हमने देखा कि जो इंग्लिश सिविल वॉर हुई है 1750 के अंदर, 1750 के बाद से पार्लियामेंट ने एक अपर हैंड ले लिया है। पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स विच इज़ द अपर हाउस एंड द हाउस ऑफ Commons, which is the lower house. House of Commons is basically directly elected house. House of Lords is the appointed house. तो ये दोनों मिल के पार्लियामेंट क्रिएट करते हैं, और इसमें भी जब पार्लियामेंट की हम बात करते हैं तो इट्स द व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द सॉवरेनिटी, तो हम कहते हैं किंग इन पार्लियामेंट इज द सॉवरन, सो या क्वीन इन पार्लियामेंट इज द सॉवरन। तो हेड ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर होता है। मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ड्रॉज द पावर फ्रॉम द मोनार्क, प्रोग्रेटिव पावर्स हैं ये बेसिकली, मोनार्क ने वो पावर्स वेस्ट कर दी हुई हैं टू द प्राइम मिनिस्टर। एंड देन देयर आर सिविल सर्वेंट्स व्हिच आर आउटसाइड द पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है इनके, डू नॉट चेंज व्हेन द न्यू प्राइम मिनिस्टर कम्स इन। सो बेसिकली तमाम सेक्रेटरीज जो हैं जो बेसिकली असिस्ट कर रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट को इन डेली अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो पार्लियामेंट से बाहर बैठे होते हैं, सो उनका कोई खास लेना देना नहीं होता पार्लियामेंट के साथ। सो एक कंटिन्यूटी यानी एक तसलसल से सिस्टम चलता रहता है, बेशक मिनिस्टर्स चेंज भी हो जाएं, जो मेन लोग काम कर रहे होते हैं वो अपनी जगह पर मौजूद होते हैं। ज़ाहिर है एक नया मिनिस्टर आएगा वो अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर सकता है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है क्योंकि नीचे के लोग उनको एडवाइस कर रहे होते हैं, सो जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो फिर इस तरह से आपका एक निज़ाम के अंदर तसलसल रहता है। The last thing that we are going to talk about today is the Westminster model. The Westminster model is a government is made from the House of Commons. So ये Westminster जो पार्लियामेंट है उसमें लोअर हाउस, क्योंकि जो डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है वहाँ से गवर्नमेंट बनती है। गवर्नमेंट बेसिकली इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रेजरी बेंचेस, और ट्रेजरी बेंचेस पे वो पार्टी बैठती है जो कि मेजॉरिटी को होल्ड करती है इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जिसके पास भी मेजॉरिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो ट्रेजरी बेंच पे बैठेगा और वो फिर अपना प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करेगा। पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन द वेस्टमिंस्टर मॉडल unchecked by a constitutional court. So there is no such concept in the Westminster model that the court is the constitutional court, the Supreme Court. तो वो कोई ऐसा चैलेंज नहीं कर सकती एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट को, क्योंकि वो एक एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी सॉवरेनिटी रखती है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ ईच मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट डज एग्जिस्ट। अब फॉर एग्जांपल उसमें मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट या डॉक्ट्राइन आ जाता है, वो भी हम लोग इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कवर करेंगे कि मिनिस्टर्स किस तरह अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्राइम मिनिस्टर किस तरह अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन पार्लियामेंट एज अ होल किसी को जवाबदेह नहीं है। इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी डिक्टेट्स द लॉ मेकिंग विल हैव just a second. So we'll have a greater acceptability to the voters if they have a direct say in what the law will be made and what their content will be. Challenge to the Westminster model, which rests on the assumption that the law is best made by the representatives of the people rather than the people themselves. So एक जो उसके ऑपोजिट मॉडल है, वेस्टमिंस्टर के ऑपोजिट मॉडल है, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जैसे यूएस में है कि प्रेसिडेंट को लोग डायरेक्टली जाके वोट डालते हैं, वहां पर जो सिस्टम है गवर्नमेंट का उसमें एक ज्यादा रिफ्लेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज नजर आती है, लेकिन उसके प्रॉब्लम्स अपने भी हैं, उसमें अकाउंटेबिलिटीज के इश्यूज हैं, उसमें काफी ज्यादा एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी नजर आती है, जिस तरह हमें यूएस में रिसेंट ईयर्स में नजर आई कि प्रेसिडेंट जो है बहुत ज्यादा प्रोग्रेटिव पावर्स एंजॉय करता है। तो इन दोनों मॉडल्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब जो इससे रिलेटेड बेसिकली ये जो आपको मैंने आपके सामने जो पूरा एक इंट्रोडक्शन
रखा है पब्लिक लॉ का, उसके अंदर आपने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पब्लिक लॉ क्या है, पब्लिक लॉ में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहाँ पर आ जाता है। ये जो लेक्चर था आज आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज के साथ इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था। जो मैं अगला लेक्चर क्रिएट करूंगा दैट इज गोइंग टू फोकस ऑन दी सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, के कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि एक अनकोडिफाइड तो है हमारे पास, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। एंड उसी लेक्चर के अंदर फिर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम डू यू गेट आउट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ कवर की है। बेसिकली आपके पास कोडिफिकेशन वर्सेस अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन फोकस करता है। एक और क्वेश्चन जो इस एरिया के ऊपर कॉमनली आ रहा है दैट फोकसेस ऑन दी issue of what we call as the कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस। तो कन्वेंशंस भी मैं अगले लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर कवर करूंगा। दिस वाज ओनली अ प्रिलिमिनरी डिस्कशन ऑन सम ऑफ द की टर्मिनोलॉजीज दैट we will cover in this particular module or in this particular course. Now this brings end of discussion of this particular lecture. So if you have any question with regards to it, feel free to leave the comment below.